एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इसमें एनसीईआरटी क्लास 10th का ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे उसका ये लास्ट पार्ट होगा। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले लास्ट वीडियो से क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा वनस्पति और प्राणी निम्नीकरण का सही कारण नहीं है, तो यानी बाकी सभी कारण है, एक कारण नहीं है वो बताना है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने कारण पढ़े थे। तो आपको इस सभी चारों ऑप्शन पढ़ के इसका करेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट चलते हैं वन्य जीव निम्नीकरण के प्रभाव। लास्ट क्लास में हमने कारण पढ़े थे, तो उन कारणों की वजह से क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, ये कुछ मेन प्रभाव है। जैसे महिलाओं के लिए समस्या, महिलाओं के लिए कैसे, वो इसलिए क्योंकि कई समाजों में, हमारे समाज में कई समुदाय ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं को खाना इकट्ठा करना, पानी लाना, ये सब छोटे छोटे काम जो हैं उनकी जिम्मेदारी दी जाती है। पर जब ये वहाँ पर उपस्थित नहीं होते, वन जल ये सब नहीं होते, तो उनको कई किलोमीटर पैदल दूर चलकर इन सब चीज़ों का इंतज़ाम करना पड़ता है, लेनी पड़ती है, तो उनके लिए समस्या। नेक्स्ट है मूल तथा वनों पर आधारित समुदाय निर्धन। जो वहाँ के मूल हैं, जो मतलब वनों में रहते हैं मूल रूप से, और या उस पर आधारित है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो आधारित हैं, वो समुदाय निर्धन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ये इनकी कमी आ रही है तो उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वो समुदाय निर्धन हो रहा है, यानी गरीब हो रहा है, उनको कमियों का सामना करना पड़ रहा है उनको। नेक्स्ट है सूखा, बाढ़ जैसी समस्याएं। वनों के कटने से सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं ये तो आम ही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब भारत में जब ये हो रहे हैं तो इनसे के लिए संरक्षण के लिए भी कुछ उपाय किए गए हैं। तो क्या क्या उपाय किए गए हैं उन्हें जल्दी से देखते हैं। जैसे फर्स्ट है भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972। ये भारतीय रक्षण वन्य जीव अधिनियम बनाया गया था। इसमें क्या किया गया था कि कई कानून बनाए गए थे, लोग जो संकटग्रस्त जातियाँ उनको बचाने के लिए, और जो शिकार किए जाते हैं उनको कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाया गया, व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया, और कई सुधार किए गए वनों को बचाने के लिए। और क्या कि केंद्र तथा राज्य सरकार ने कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य पशु विहार स्थापित किए। इन्हें स्थापित करने से क्या होता है? इन्हें स्थापित करने से ये होता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार स्थापित हो जाते हैं तो उनको एक विशेष जगह मिल जाती है, एक विशेष दर्जा टाइप मिल जाता है कि अब ये यहाँ पे सुरक्षित हैं, इनके लिए अब और सुधारने के लिए उपाय किए जाएंगे जब राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार स्थापित हो जाते हैं। नेक्स्ट है जीवों के व्यापार तथा शिकार पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। कानूनी रूप से व्यापार पर, उनके शिकार पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि अगर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो फिर लोग व्यापार करते रहेंगे, यूं ही शिकार करते रहेंगे। और जो कानूनी रूप से प्रतिबंध लग जाता है तो लोगों का शिकार करना और व्यापार करना ये सब कम हो जाता है। तो ये सब कुछ संरक्षण के उपाय किए गए। फिर एक बाघ परियोजना चलाई गई थी, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं कि 1973 में 1973 में बाघों की संख्या 55,000 से घटकर 1,827 रह गई। सिर्फ कितना बड़ा यहाँ पे चेंज हुआ कि 55,000 से घटकर 1,827 ही रह गई। तो इसका क्यों हुई थी कम? कि लोग जो था व्यापार में और औषधियों में प्रयोग करने लगे थे किनको? बाघ को टाइगर बोलते हैं। तो इसका प्रयोग जो थे वो करने लगे थे, इनका व्यापार करने लगे थे, इनसे औषधियाँ कुछ बनती उनको प्रयोग करने लग गए थे इससे। तो इसी समस्या, ठीक है, इसी समस्या के समाधान के लिए, मतलब इसी को सुलझाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। कब चलाया गया? 1973 में। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था कि बाघ के साथ साथ अन्य जैव जाति को भी बचाना था, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर है तो सिर्फ टाइगर के लिए नहीं है, क्योंकि टाइगर के साथ और भी जानवरों का भी तो व्यापार किया जाता है, और जानवरों से भी तो औषधियाँ बनाई जाती हैं, तो इसीलिए उनके साथ साथ औरों को भी बचाना था। तो ये कुछ उदाहरण है प्रोजेक्ट टाइगर जब चलाया गया था उसमें, जैसे उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व, केरल में पीवीआर नहीं है, ये पेरियार है, ओके,
पेरियार बाघ रिजर्व, ये सभी भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण हैं। ओके, ये सब था बाघ परियोजना। क्वेश्चन आ सकता है कि बाघ परियोजना कब आई थी, तो 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, और फिर ये है कि कुछ की वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, कि किस किस प्रकार से उनका वितरण है। तो सबसे पहले हैं आरक्षित वन। कुछ आरक्षित वन में आते हैं। इनमें क्या होते हैं कि देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए आरक्षित वन में ही आते हैं। इसको सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। किसको? आरक्षित वन को। ये सब सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं। अगले होते हैं हमारे रक्षित वन क्षेत्र। ये रक्षित वन क्षेत्र क्या होते हैं? इनको वन विभाग के अनुसार ये देश के कुल 1/3 संरक्षित हैं। ठीक है, एक तिहाई हिस्सा जो है रक्षित वन में आता है। और इन वनों में क्या किया जाता है, और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए, कि नष्ट तो कुछ हो रखे हैं वो, लेकिन आगे ना हो, और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। किसमें? रक्षित वन क्षेत्र में, रक्षित वन में। अगले हैं, नेक्स्ट है हमारे अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन में देखो कुछ आ गए आरक्षित वन में और कुछ रक्षित वन में। बाकी जो अन्य सभी प्रकार के बचे वो सभी आते हैं अवर्गीकृत वन में। इसमें बंजर भूमि जो सरकार या व्यक्ति समूह के स्वामित्व में होते हैं वो सभी अवर्गीकृत वन में आते हैं। तो 3 प्रकार के हमारे संसाधनों के प्रकार वितरण हैं, जैसे आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि संरक्षण के उपाय में कुछ भारत सरकार ने किए, कुछ राज्य सरकार ने, कुछ केंद्र सरकार ने, तो और कुछ समुदाय ने भी किए गए। समुदाय ने भी संरक्षण के लिए उपाय किए। तो ये कुछ समुदाय के उदाहरण हैं, जैसे कि ये हैं कुछ की। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, लोग संरक्षण की जिम्मेदारी खुद ही ले लेते हैं कि हम खुद ही संरक्षण, जो यहाँ पे वन है उसका संरक्षण कर लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है कि राजस्थान के अलवर ज़िले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं। लोगों ने क्या किया कि संरक्षण के लिए अपने आप पे जिम्मेदारी ली और कुछ गाँवों ने मिलके उसको एक सेंचुरी घोषित किया और उन्होंने अपने ही नियम कानून बना लिए कि हाँ हम इसकी ऐसे रक्षा करेंगे वो सब। तो इसीलिए समुदाय भी वन संरक्षण में बहुत हेल्प करता है। दूसरा है कि कुछ समाज जो होते हैं तो कुछ विशेष उनके लिए वृक्ष होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो जब पूजा करते हैं तो उनको काटना या फिर उनको किसी तरह की हानि पहुंचाना, किसी तरह का नुकसान करना, ये सब चीज़ें तो वो करेंगे नहीं। तो कुछ समाजों में बहुत किसी वृक्ष की कोई विशेष वृक्ष की बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही अच्छे माने जाते हैं वो, तो इसलिए पूजा करते हैं और इसीलिए वहाँ से फिर वन संरक्षण होता है। फिर ये कुछ समुदाय की हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, ये भी एक वन संरक्षण के लिए समुदाय का जो योगदान था उसमें ही आता है। फिर नेक्स्ट है टिहरी के किसानों का बीज बचाओ आंदोलन। ये भी एक समुदाय संरक्षण में कि समुदाय और वन संरक्षण कैसे होता है उसमें आता है कि टिहरी के किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन चलाया था, जो कि एक पर्यावरण संरक्षण के लिए ही था। और फिर ये औपचारिक रूप से समुदाय की भूमिका जो थी 1988 में, ठीक है, 1988 में उजागर हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त राष्ट्र वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, ये सब थे आज के हमारे क्वेश्चन और इन सब चैप्टरों में यही था। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं हमने क्या देखा। सबसे पहले आपको इसका आंसर देखना है, फिर ये इसके प्रभाव कि क्या क्या प्रभाव होते हैं, फिर उस संरक्षण के लिए उपाय कि वन्यजीव रक्षण अधिनियम 1972, फिर बाघ परियोजना कब आई थी 1973 में, और फिर संसाधनों के प्रकार, उनका वितरण किस किस प्रकार है, तो आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट समुदाय और वन संरक्षण ये किस किस प्रकार करते हैं, तो ये कुछ उदाहरण हैं। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। आज ही हमारे सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।